बेहद स्वागत आप सभी का छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। अब्दुल नबी हसन स्वागत करता हूं मैं। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। सोमवार को शायद सरकार ने बजट पेश किया, लेकिन अब इस बजट पर सियासत तेज हो चली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह बेहद निराशाजनक बजट है। इस बजट में कुछ नहीं है, न किसानों के लिए कोई योजना है, न बेरोजगारों के लिए कोई योजना है, न ही महंगाई कम करने के लिए कार्य योजना। मोदी जी ने तो 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही थी, उसके लिए भी इस बजट में कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए यह बजट नहीं, जनता के साथ धोखा है। ना नीति, ना नियत, ना कोई विजन, सिर्फ जुमलेबाजी और खोखलेबाजी देखने को मिली है। सरकार का बजट में कुछ नहीं है। किसानों के लिए कोई योजना नहीं है, सिंचाई के लिए नई कोई योजना नहीं है, बेरोजगारों के लिए कोई योजना नहीं है, महंगाई बेरोजगारी से लड़ने के लिए इसमें कोई योजना नहीं है। जो खुद के मोदी की गारंटी के रूप में जो गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात किसी का उल्लेख नहीं, तो इसमें नया कुछ नहीं है। ज्ञान के हिसाब से कोई काम हुआ क्या? अब गति की बात कर रहे हैं। देखिए, सरकार का बजट पूरी तरह से कोरी। हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला देंगे। इस वक्त रायपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मनोज, जाहिर तौर पर कल की तारीख में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना बजट पेश किया, लेकिन बजट के बाद सियासत अब तेज है। विपक्ष सीधे कह रहा है कि बजट में तो कुछ है ही नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल, आपको बता दूं कि कल छत्तीसगढ़ सरकार का दूसरा बजट जो है पेश हुआ, जिसको वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया। और आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं बजट को लेकर कि बजट को 100 पन्ने का ये बजट था, जिसको वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने हाथों से इसको लिखा था, इस पूरे बजट को। तो ऐसा ये पहली बार देखने को इतिहास में ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसा बजट पहली बार प्रस्तुत हुआ है सदन में। तो आपको बता दूं कि इस बजट को लेकर अब विपक्ष जो है सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। तो विपक्ष की जो भूमिका होती है अब्दुल, लगातार निश्चित रूप से सरकार के सत्ताधारी के जो है पलटवार करने के लिए ही विपक्ष रहता है। तो ये स्वाभाविक सी बात इसको माना जा सकता है। वही विपक्ष का आरोप है इस बजट में कुछ नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। किसी दीपक बैज ने भी बजट को लेकर बजट जो है सिर्फ जुमलेबाजी, इस तरह की बयानबाजी सामने देखने को मिली। वहीं इस बजट को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बजट को स्वर्णिम छत्तीसगढ़ का नाम दिया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो बजट प्रस्तुत हुआ है उससे जो है कितना जो है ये छत्तीसगढ़ का विकास होता है, ये आने वाले समय में नहीं, जाहिर तौर पर मनोज, लेकिन सवाल तो यही है ना कि जहां सत्ता पक्ष यही कह रहा है कि भाई हमने जो बजट पेश किया है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किया है, छत्तीसगढ़ की जनता को इससे लाभ होगा, और जाहिर तौर पर दूसरा जो बजट पेश हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में जो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं वो किस लिहाज से उठाए जा रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में उठाए जा रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई सिर्फ विजन ही दिखाया है, जुमलेबाजी की है, धरातल पर कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल अब्दुल, जिस तरह से जो है देखिए विपक्ष की जो भूमिका होती है वो सरकार के पक्ष में कभी नहीं बोल सकता। तो ये स्वाभाविक सी बात है। जो बजट पेश हुआ है कहीं न कहीं जो है सरकार जो है हमेशा ये चाहती है कि जनता को इसका लाभ मिले। हर सरकारें हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, या अदरवाइज कोई भी सरकारें हो, सभी सरकारें ये चाहती हैं कि जो भी बजट प्रस्तुत हो जनहित में हो, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो। तो और वहीं निश्चित रूप से विपक्ष जो है बजट को लेकर जो आड़े हाथों सरकार को घेर रही है, तो निश्चित रूप से विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और सत्ताधारी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वही सत्ताधारी की बात कर ले, मुख्यमंत्री समेत जो है डिप्टी सीएम ने भी बजट की सराहना की है और तमाम जो नेता हैं जो बजट की सराहना कर रहे हैं। वही विपक्ष जो है बजट को लेकर जो है सरकार पर निशाना साधे नजर आ रहे हैं। लेकिन वाकई में क्या आपको लगता है जो बजट पेश हुआ है उससे छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ मिलने वाला है? जी जी बिल्कुल। आपको बता दूं अब्दुल कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी पूर्व में IAS अधिकारी रह चुके हैं और उन्होंने बजट के लिए काफी मेहनत किया है। अब आप समझ सकते हैं कि 100 पन्नों का बजट उन्होंने अपने हाथों से जो है बनाया है। और साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का एक विजन है 2047 तक
जो है राष्ट्र को जो है आगे बढ़ाने की बात है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कही गई है। तो उसी के तहत यह बजट भी प्रस्तुत किया, उसमें जिक्र भी जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन को लेकर भी कहा है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से कारगर साबित होने की संभावना और देखिए एक और चीज है ना, छत्तीसगढ़ में जब जब जिक्र होता है बजट का और वहाँ आदिवासी और पिछड़ा वर्ग, वहां पर उस बेसिस पर महिलाओं को लेकर जाहिर तौर पर सजग है छत्तीसगढ़ सरकार और बजट में उसका उल्लेख भी किया गया है। अब उनको धरातल पर लाने की जरूरत है सर। जी बिल्कुल, बिल्कुल जिस प्रकार से बजट बनाया गया है वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा, उसमें सबको समाहित किया गया है। इस बजट में महत्वपूर्ण बात देखने को मिली है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बजट के हिसाब से सरकार अगर गंभीरता से काम करेगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को विकास को ले जाने के लिए, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ने के लिए और ये भी तो है ना मनोज, देखिए जब बजट पेश हुआ उसके बाद जब जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है उन सब ने और तमाम लोगों ने जब बजट को पढ़ा और विश्लेषण किया तो ये निकल कर आया कि छत्तीसगढ़ में देखिए आने वाले समय में गांव-गांव तक जो पक्की सड़कें हैं उसको पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस बात का जिक्र हुआ है बजट में। मोबाइल टावर्स लगाए जाएंगे, उस बात का भी जिक्र हुआ है। शहरों में जो रफ्तार है उसको बढ़ेगी, पेट्रोल कम करने का भी जिक्र हुआ। तो अगर इन चीजों को हम देख रहे हैं तो ये आम जनता से ही जुड़ा हुआ है, उस लिहाज से तो बजट आम जनता को पसंद ही आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल, जिस प्रकार से कल वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया, उस बजट में सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट को बनाया गया। जो सदन में पेश हुआ बजट, उसको एक ऐतिहासिक बजट भी कहा जा सकता है। जिस हिसाब से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सभी लोगों को उस बजट में समाहित किया, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, सभी को उसमें समाहित किया गया है। इस बजट में देखने वाली बात सामने निकल कर आई है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए यह बजट जो है आने वाले समय में कारगर साबित होगा। जी चलिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए शुक्रिया, लेकिन बने रहिएगा आप हमारे साथ क्योंकि एक और अहम खबर है जिस पर आपसे तफसील से जानकारी लेंगे। एक और अहम खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस प्रदेश भर में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत प्रदर्शन में वरिष्ठ नेता शामिल रहे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने संबोधन करते हुए बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ईडी वही चाहती है जहां उसको भेजा जाता है, ये रायपुर के कांग्रेस भवन में भी जा सकती है। यानी कि ईडी के खिलाफ अब कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। भूपेश बघेल ने सीधे ईडी पर तंज कसा है, भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जहां भेजती है ईडी को वहीं वो जाती है। हमारे साथ मनोज लगातार बने हुए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनोज, जरा ईडी की दबिश को लेकर लगातार अब कांग्रेस एक्टिव हो चली है क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं के घर पर लगातार छापेमारी की गई है पिछले कुछ दिनों से और अब कांग्रेस उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अब्दुल, जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार आज से नहीं, काफी पहले से जब से ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है, लगातार जो है सरकार को आड़े हाथों ले रही है और ईडी को जो है सरकार की कठपुतली का नाम जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा चुका है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो घोटाले शराब की, जो छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाला हुआ था, उसमें 2000 करोड़ से लगभग ज्यादा की जो है घोटाले की बात सामने निकल कर आई है। और कई घोटाले छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी थी, कई पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार पर कई घोटालों की बात सामने निकल कर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है। तो इसकी जांच भी चल रही है, वो ईडी द्वारा जांच चल रही है, सीबीओडब्ल्यू जांच कर रही है, आईटी जांच कर रही है। तो निश्चित रूप से कुछ लोग जो है इन घोटालों में जेल में बंद है। आपको बता दूं, शराब घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री जो आबकारी मंत्री कांग्रेस की सरकार में थे, कवासी लखमा, वो भी जेल में बंद है और तमाम लोग भी जेल में बंद हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से कहीं न कहीं ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो बिना साक्ष्य सबूतों के आधार पर तो कार्रवाई नहीं कर सकती और उसी को लेकर जो है जिस पर राजनीति जो है छत्तीसगढ़ में आए दिन देखने को सियासत तेज मिलती है। और कहीं न कहीं इसी बात को लेकर ईडी का जो कल ईडी का घेराव जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था, उस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी निशाना साधा। पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ साथ तमाम जो नेता प्रतिपक्ष है, चरण दास महंत, उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधा है। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से अब ये ईडी जो है एक राजनीतिक
हथियार बन चुके हैं। जी, एक और चीज भी है ना मनोज, ईडी भले ही राजनीतिक हथियार एक तरीके से कहा जाए, लेकिन ये भी देखने को मिला है कि जहां जहां सत्ता पक्ष रहा है वहां पर ऐसा 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 देखा गया है, खाली सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, अलग अलग राज्यों का जिक्र करेंगे, वहां पर भी जो संस्थान होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े दबाव में होते हैं, और इसका जिक्र खुद कई पूर्व संस्थानों के अधिकारी भी दे चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि अगर राज्य में ईडी विपक्ष के नेताओं को ज्यादा निशाना बना रही है तो कहीं किसी की शय पर है? क्या इसको भी जो सरकार से सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से? देखिए अब्दुल, अब ये राजनीतिक बातें हैं और इसमें जो ईडी कार्रवाई कर रही है, विपक्ष जो सत्ता पक्ष का बयान भी आया है इस पर कि जो भी ईडी कार्रवाई करती है वो साक्ष्य और सबूतों के आधार पर करती है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो ईडी को एक आपको बताया कि एक हथियार के रूप में इस्तेमाल चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं ईडी जो कार्रवाई कर रही है शराब घोटाले छत्तीसगढ़ में जो एक बहुचर्चित घोटाला है उसको लेकर जो इसकी जिम्मेदारी जो होती है वो तो अपना निर्वहन करेगा ही। इसी प्रकार ईडी भी अपनी कार्रवाई अपने तरीके से कर रही है। अब उस पर जो है सियासत तेज हो गई है, देखने को आए दिन मिलती है, लेकिन कहीं न कहीं ईडी भी अपनी जगह सही मानी जा सकती है। और जो सत्ताधारी है, निश्चित रूप से सत्ताधारी पार्टी है तो उस पर विपक्ष सवाल उठाएगा ही, ये भी एक लाजमी बन जाता है। तो कहीं न कहीं ईडी की कार्रवाई को गलत ठहराया भी नहीं जाया बिल्कुल जा सकता नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जो आप कह रहे हैं साक्ष्यों के आधार पर ही निश्चित तौर पर ईडी हो या फिर सीबीआई हो या फिर दूसरी संस्थान हो, वो जो छापेमारी है या फिर शिकंजा है वो कसते हैं। लेकिन जब ऐसी संस्थानों पर सियासत शुरू हो जाए तो मनोज, क्या क्रेडिबिलिटी का भी सवाल उठ जाता है? निश्चित रूप से जो देखा जा सकता है कि कुछ दिन पूर्व जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को लताल लगाई थी कुछ मामलों में, तो कहीं न कहीं ईडी के ऊपर भी अब सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। लगातार विपक्ष जो है ईडी को लेकर सरकार को घेर रही, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया कि ईडी अपने आकाओं के पास क्यों नहीं जा रही है। और कुशाभाऊ जो दीपक वैद्य का कहना है, कुशाभाऊ ठाकरे जो बीजेपी कार्यालय है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जांच जो 5 स्टार होटल का जैसा। और अब ये भी देखना होगा मनोज कि इस पूरे मामले पर अब तो प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस का, इसके आगे क्या कुछ होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नगरपालिका भाटापारा में सत्ता परिवर्तन का बड़ा दिन, जब अश्वनी शर्मा ने नगरपालिका अध्यक्ष पद की शपथ ली। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे और नवगठित नगर सरकार को शुभकामनाएं। नगर भवन में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में 31 नवनिर्वाचित पार्षदों ने भी शपथ ली। कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री टंकराव वर्मा और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा समेत कई बड़े नेता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में भाटापारा के विकास का भरोसा दिलाते हुए कहा कि ये नगर सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। पार्षदों और अध्यक्षों को पूरी ईमानदारी से सेवा करनी है। प्रदीप महेश्वरी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमारे साथ देंगे। प्रदीप, जरा बताइए, अश्वनी शर्मा ने पद और गोपनीयता की जो शपथ ली है उसके बाद यहां पर पहुंचे आला नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है, जरा बताइए क्या कुछ रहा है इस कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिलने के बाद यहाँ की नगर पालिका में जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो निश्चित ही कि बड़े नेता वहां जाकर शपथ ग्रहण समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और दिखाने के बाद यहाँ बताते हैं कि मोदी की गारंटी और जो हमने अटल विकास मंत्र जो आपको दिया था चुनाव के पहले, उसका एक जो हमने वादा किया वो पूरा किया जाएगा। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन और मजबूत करना चाहती है कि आने वाले कोई भी चुनाव में जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ की जो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहे, केंद्र में ये बताना चाहती है। इसी परिप्रेक्ष्य में अरुण साव भाटापारा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बलौदाबाजार जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका है भाटापारा, वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ और उन्होंने बताया कि मोदी की गारंटी और अटल निर्माण जो वर्ष हमारा जो चल रहा है, यहाँ पर भाटापारा नगर को हम स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सफाई से और समस्या को पूर्ण करेंगे। चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बेहद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
चले बढ़ते आगे। सोमवार को दुर्ग नगर निगम सभागार में नवनिर्वाचित महापौर पार्षद नगर निगम के कर्मचारियों की बैठक हुई। इसमें महापौर के सामने नवनिर्वाचित पार्षदों ने अपनी बात रखी, जहां पर ग्रुप की नवनिर्वाचित महापौर ने सख्त लहजे में चेतावनी दी और कहा कि नगर परिसर में अगर शाम 6 बजे के बाद कोई शराबखोरी या किसी भी तरह का नशा करते हुए कोई भी कर्मचारी, ठेकेदार, पार्षद पाए जाते हैं तो उस कर्मचारी अधिकारी को निलंबित नहीं, सीधे नौकरी से निकाला जाएगा और ठेकेदार अगर ऐसा कृत्य करता पाया गया तो उसका ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। दरअसल हमारे संवाददाता ने दुर्ग नगर निगम परिसर में दिन दहाड़े शराब पीने का वीडियो बनाया था और उसे अधिकारियों को दिखाया भी था। उसके बाद से कर्मचारियों को कुछ दिन के लिए निलंबित भी किया गया। जब तक हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, हम छूट देते रहेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। कोई भी पीने वाला भाई हो, बहन हो, मुझे लगता है आजकल बहनें भी माहिर है ना, तो ये जो है हम जब तक कड़ा कदम नहीं उठाएंगे, जब तक वार्निंग नहीं देंगे, तब तक ये गतिविधियां चलती रहेगी। और नगर निगम में चूंकि मैं महिला महापौर हूं और हमारी बहुत सारी महिला बहनें पार्षद बन के आई हैं, तो इस तरह से कार्यवाही नहीं होगी और इसमें हमारे पार्षद भाई भी हमको सहयोग करें। ज्यादा जानकारी हमें देंगे श्रीकांत। इंडिया वॉइस ने खबर दिखाई थी, उसके बाद एक्शन लिया गया था और अब महापौर जो नई नवेली बनी है उन्होंने भी सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है। जी, बताना चाहेंगे दर्शकों की लगभग हमने पिछले साल ही जो नगर निगम में शराब को लेकर के खबर बनाई थी, जिसमें एक अधिकारी दिन दहाड़े 2 बजे के आसपास कुछ अपने आसपास ठेकेदारों के साथ में और कुछ स्टाफ के साथ में शराब का सेवन कर दी। इसके ऊपर उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई भी हुई थी और जिसको देखते हुए जब नगर निगम में जब महापौर बनती है लेडीज महिला महापौर बनती है अलका बागमार, तो उस चीज को संज्ञान में लेती कि कहीं ना कहीं चीजें बहुत गलत हो रही थी, जो अब नहीं चलेगा। उनका साफ तौर पे यहाँ पे कहना था कि जो अभी तक चले आ रहा था वो चीज अब 6 बजे के बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे महिला कर्मचारी भी हैं और कुछ महिला भी, अक्सर महिलाएं भी आती है अपनी समस्याओं को लेकर के कि निगम क्षेत्र है, तो ये चीजें यहाँ पे नहीं चलेगी। और उनका कहना भी था कि आने वाले समय में यहाँ पे CCTV कैमरा भी लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिली है कि जो निगम का जो एक कहा जाए डार्क साइड वो उजागर होके आया है और वहाँ पे। लेकिन श्रीकांत, अभी भी क्या वहां पर ऐसी परिस्थितियां हैं कि तस्वीरें क्या ऐसी देखने को मिल जाती हैं शाम के अंधेरे में या रात के अंधेरे में वहां पर? अब्दुल बताना चाहेंगे कि ये चीजें आम हो गई थी। शाम होते ही लगभग चाहे वो कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट का, वो एक रूम में बैठ के अपना शराब पीना, वहाँ पार्टी करना, अलग अलग तरह की मतलब नशा करना वहाँ पे आम बात हो गई थी, जिसको लेकर के महापौर ने सख्त लहजे में वहाँ पे उनको चेतावनी दी है कि अब उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई नहीं होगी, अब सीधे उनकी नौकरी जाएगी। अगर वो ठेकेदार के साथ में अगर बैठते हैं तो सीधे सीधे उस ठेकेदार के ठेका निरस्त किया जाएगा, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। चलिए श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत, हमारे दर्शकों तक आपने जानकारी पहुंचाई। बढ़ते आगे, कोरबा के मनिकपुर चौकी से मारपीट का मामला सामने आया, जहां साइड देने के नाम पर ई रिक्शा चालक और स्कूटी सवार के बीच जमकर मारपीट हो गई। ई रिक्शा चालक वहां खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना के बाद स्कूटी सवार मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद ई रिक्शा चालक में भारी आक्रोश है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा था, जहां पर ये स्कूटी सवार और ई रिक्शा चालक के बीच हाथापाई की वीडियो वायरल हो रही थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जो ई रिक्शा चालक है वो सभी आक्रोश में है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल होता नजर आया था। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक स्कूटी चालक और ई रिक्शा जो चालक है उन दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। दरअसल ओवरटेक लेने को लेकर ही कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि जो स्कूटी पर शख्स सवार था उसने ई रिक्शा चालक को पीटना शुरू कर दिया और वो वीडियो आसपास के लोगों ने बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन इन सब के बीच में अब पुलिस इस वीडियो के आधार पर आगे की तफ्तीश कर रही है, कार्रवाई कर रही है।
वहीं जो ई रिक्शा चालक हैं, यूनियन है, वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं और पुलिस से कह रहे हैं कि उचित कार्रवाई की जाए। ई रिक्शा चालकों के साथ इस तरह की बदसलूकी आम हो चली है। यही एक कारण है पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई का मांग कर रहे हैं ई रिक्शा चालक। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल है। छत्तीसगढ़ के कोरबा का ये वीडियो है जहां पर दरअसल ई रिक्शा चालक और स्कूटी पर सवार एक शख्स की आपस में मारपीट शुरू हो जाती है। पहले कहासुनी होती है, कहासुनी ऐसे बढ़ जाती है कि जो शख्स स्कूटी पर सवार था वो ई रिक्शा चालक को मारने लगता है, पीटने लगता है। और एक नहीं, आप देखिए तस्वीरों में कि कितने तरीके से मारता है, एक साथ कई वार करता है। हालांकि ये वीडियो आसपास के लोगों ने बनाया। उसके बाद इस वीडियो के आधार पर पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। इन सब के बीच जो रिक्शा चालक हैं उन लोगों ने उचित कार्रवाई की मांग की। चलिए सीधे रुक करते हैं उत्तराखंड का, जहां हरिद्वार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त लाइव हैं। भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का शुभारंभ उन्होंने किया, जहां पर हमने हेली एम्बुलेंस की भी शुरुआत कर चुके हैं हम लोग। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद को मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में काम हो रहा है। वहीं 20 नए मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। अभी फरवरी माह में संपन्न हुए हमारे 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य और सफल आयोजन ने देवभूमि वीरभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का भी कार्य किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश से पलायन जैसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रही है। जहां आज हमने औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, निर्यात नीति, एमएसएमई नीति सहित अनेक 30 के लगभग नई नीतियां बनाकर कुछ का शिथिलीकरण करके उत्तराखंड को निवेश और रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक अग्रणी प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना, सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाएं लागू करके स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो एक शानदार, एक से एक अच्छे उत्पाद बनाए जा रहे हैं और उन उत्पादों की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि सच में मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने का अगर सबसे बड़ा कोई काम करेंगे अपने परिश्रम से, कौशल से, तो हमारी माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति करने वाली है। क्योंकि उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए गए, जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं सिलाई के क्षेत्र में, कढ़ाई के क्षेत्र में, तमाम प्रकार के व्यंजनों के रूप में, जितने भी प्रकार के उत्पाद हैं, जिसको हमने एक अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय जो प्रारंभ किया है, वो इतने अच्छे हैं, उसकी मांग आज देश दुनिया के अंदर बढ़ रही है और बढ़ ही नहीं रही है। भाइयों बहनों, वो जो उत्पाद हैं वो इतने अच्छे हैं कि बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हमारी बहनों के बनाए हुए उत्पाद को छू नहीं सकती, उससे भी शानदार उत्पाद बनाने का काम कर रही हैं। साथ ही प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक वेंचर फंड भी तैयार किया जा रहा है। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि हमने 1 वर्ष के भीतर बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इतना ही नहीं, पिछले सालों में हमने नकल का सख्त कानून लाकर 20,000 से भी अधिक नौजवान युवा भाई बहनों को नौकरियां देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को
निरंतर मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। जहां केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में नवनिर्माण मास्टर प्लान के साथ ही मानसखंड के पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण हेतु करोड़ों की लागत की योजनाएं वहां पर स्वीकृत की गई हैं। इस वर्ष हमने एक नया काम हमने शुरू किया है। इस बार शीतकालीन यात्रा 8 दिसंबर 2024 से ऊखीमठ उस यात्रा में शामिल होकर ओंकारेश्वर मंदिर से इस यात्रा को हमने प्रारंभ किया है, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आने वाले समय में ये यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा, हमारे राज्य की समृद्धि, हमारे राज्य की आर्थिकी और लोगों के रोजगार का बहुत बड़ा साधन बनने वाली है। शीतकालीन यात्रा जिसको बृहद स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए एक दिन बाद 6 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हरसिल मुखवा, जो कि गंगोत्री धाम का शीतकालीन गद्दी स्थल है, वहां पर पधारने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड को चलिए, भारत विकसित उत्तराखंड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन आप सुन रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।